हेलो। कक्षा 12वीं व्यवसाय अध्ययन के अंतर्गत हम लोग पाठ 5 संगठन का अध्ययन कर रहे हैं और पिछले वीडियो में हम लोगों ने संगठन का आशय, संगठन की परिभाषा, उसके लक्षण को देखा था। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि संगठन का क्या महत्व है या संगठन से क्या क्या लाभ होते हैं और संगठन की आवश्यकता को प्रतिपादित करने के लिए या उसके महत्व को बताने के लिए एक बहुत बड़ा उद्योगपति हुए एंड्रयू कार्नेगी, और उन्होंने संगठन के महत्व को इतनी सुंदरता से बताया और जिसका जो उदाहरण है वो बार बार हमारी पुस्तकों में प्रयोग किया जाता है। और उन्होंने जब अपना व्यवसाय बेचा, जो यूनाइटेड स्टील कॉरपोरेशन के नाम से चलाते थे, उसको बेचते समय कहा कि हमारा सारा धन, हमारा महान कार्य, हमारा कारखाना, सारा कुछ ले लो, लेकिन हमारा संगठन ही हमारे पास रहने दो। कुछ वर्षों के बाद हम पुनः स्वयं को स्थापित कर लेंगे। तो इतना ज़्यादा संगठन का महत्व है, क्योंकि संगठन के महत्व का जितना भी वर्णन करें कम है, क्योंकि संगठन का दूसरा नाम शक्ति है और शक्ति से ही सफलता संभव है। और चाहे वो आपका घर हो या खेल का मैदान हो या समाज का कोई भी अंग हो, जहाँ संगठन रहता है वहाँ ही सफलता मिलती है। एक उदाहरण आप लोगों ने बार बार देखा होगा कि एक पतली लकड़ी को आप लोग तोड़ सकते हैं आसानी से, लेकिन यदि 5 लकड़ियों को एक साथ बांध के तोड़ने को कहा जाए तो आप नहीं तोड़ पाएंगे। तो इसीलिए कहा जाता है संगठन ही शक्ति है। तो संगठन के महत्व को हम लोग आज व्यवसाय के तारतम्य में देखेंगे। पहला जो महत्व है, जो हमारी पुस्तक में लिखा हुआ है, नीतियों का प्रभावी कार्यान्वयन, इफ़ेक्टिव फॉलोअप ऑफ पॉलिसीज़। देखिए, कोई भी उपक्रम है वहाँ पर या संस्था है, वहाँ पर नीतियों का निर्माण वहाँ के उच्च प्रशासन द्वारा किया जाता है और उनको क्रियान्वित करने का काम प्रबंध करता है ना। कहीं पे भी हो, जो उच्च प्रशासन होता है वो नीतियों का निर्माण करता है और जो प्रबंध होता है उन नीतियों का क्रियान्वयन करता है। जैसे शाला में सबसे उच्च व्यक्ति प्राचार्य होते हैं, वो नीतियों का निर्माण करते हैं और उसको क्रियान्वित हम जो शिक्षक लोग हैं हम लोग करते हैं। उनके आदेशों का पालन करते हुए नीतियों को हम लोग क्रियान्वित करते हैं। तो प्रबंध स्वयं काम नहीं करता, अपितु अधीनस्थ कर्मचारियों से पूर्ण करवाता है और अधीनस्थ कर्मचारियों का समूह ही संगठन कहलाता है। और जब संगठन मजबूत होगा तो नीतियों का जो कार्यान्वयन है वो शीघ्र और श्रेष्ठ तरीके से होगा। तो इसीलिए नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रबंध का बहुत ज़्यादा महत्व है। फिर हम लोग देखते हैं विशिष्टीकरण को प्रोत्साहन। विशिष्टीकरण के अंतर्गत आप लोग जानते हैं कि श्रम विभाजन से जुड़ा हुआ है ये विशिष्टीकरण। और हम लोग ये भी जानते हैं कि एक संगठन में विभिन्न क्षमता वाले, विभिन्न रुचि वाले कर्मचारी कार्य करते हैं, और जब कर्मचारियों को उनकी क्षमता और रुचि के अनुसार कार्य को बांटा जाता है तो इसे ही श्रम विभाजन या विशिष्टीकरण कहते हैं। और जब उनको रुचि और क्षमता के अनुसार कार्य को बांटा जाता है तो कार्य जो है बहुत ही सुविधाजनक हो जाता है। कार्य क्षमता के अनुरूप कार्य विभाजन करने से श्रमिकों के मन में जो काम करने की भावना है उसमें भी वृद्धि होती है। क्योंकि संगठन में कर्मचारियों की संख्या अधिक होती है, इसीलिए विशिष्टीकरण को प्रोत्साहित किया जाता है। उसके बाद जो तीसरी बात है कि प्रबंधकीय क्षमता में वृद्धि संगठन से ही संभव है। स्वस्थ संगठन में सहयोग, समन्वय, अनुशासन को प्राथमिकता दी जाती है और जिससे जो कार्य है वो बहुत सरल ढंग से हो जाता है। और जब कार्य सरल ढंग से संपन्न हो जाता है तो जो उच्च प्रबंध है उसको पुनः योजनाओं का निर्माण करना पड़ता है ताकि आगे का काम न रुके, चलता रहे। तो इस प्रकार बार बार योजना बनाते बनाते प्रबंधकीय क्षमता में भी वृद्धि हो जाती है। उसके बाद विकास को प्रोत्साहन मिलता है।
पुराने व बड़े बड़े उपक्रमों के विकास के पन्ने पलटाएं तो ये ज्ञात होगा कि विकास जो हुआ है वो श्रेष्ठ संगठन के कारण ही हुआ है। किसी भी कारखाना या व्यवसाय के विकास का मूल मंत्र मजबूत संगठन ही है। और एक बहुत बड़े प्रबंध शास्त्री हुए केनिथ, उन्होंने तो ये कहा कि बुरा संगठन अच्छे उत्पाद को भी मिट्टी में मिला देता है। अतः उपक्रम के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए संगठन का बहुत महत्व है। पांचवा, संगठन से जो है वो कार्य व्यवस्थित हो जाता है। संगठन की स्थिति शतरंज के डिब्बों की तरह होती है और संगठन में स्वाभाविक रूप से व्यक्ति पूर्व निर्देशानुसार अपने अपने कार्य को संपादित करता है और सबको ये मालूम रहता है कि कौन सा सामान कहाँ मिलेगा, किसको क्या काम करना है, कितने समय में करना है, उनके साथ कौन कौन होंगे, ये सब पहले से निर्धारित रहता है। तो जहाँ अधिक संख्या में श्रमिक कार्य करते हैं वहाँ पे अच्छे संगठन के कारण कार्य जो है वो एकदम व्यवस्थित हो जाता है और समय की बर्बादी नहीं होती। छठवां हम लोग महत्व देखेंगे, उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है संगठन के कारण, क्योंकि एक स्वस्थ संगठन में कर्मचारी व श्रमिक पूर्ण लगन और मेहनत और ईमानदारी लगन से काम करते हैं, जिससे कि उपक्रम के उत्पादन में वृद्धि होती है और उपक्रम में नई मशीन, नई तकनीक के विकसित होने से उत्पादन क्षमता में बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है। तो इस प्रकार संगठन से एक जो उपक्रम है उसके उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है। उसके बाद आपसी सहयोग बढ़ता है संगठन से। जहाँ संगठन शब्द का प्रयोग होता है वहाँ अच्छे संगठन की चर्चा होती है और अच्छा संगठन वही होता है जब वहाँ पर आपसी सहयोग और भाईचारा का वातावरण हो। तो संगठन में प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार और कर्तव्य की एक निश्चित रेखा खींच दी जाती है, जिससे टकराव की स्थिति उत्पन्न नहीं होती और आपसी सहयोग या तालमेल बना रहता है। उसके बाद संगठन के कारण भ्रष्टाचार पर रोक लगती है, क्योंकि एक स्वस्थ और आदर्श संगठन में भ्रष्टाचार के लिए कोई स्थान नहीं रहता और यदि जहाँ पे भ्रष्टाचार है तो उसको हम लोग एक आदर्श संगठन नहीं मान सकते। वर्तमान में आप लोग जानते हैं कि शासकीय और राजनीतिक स्तर पर भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और यही कारण है कि बड़े बड़े राजनीतिक दल आपसी फूट के कारण बहुत जल्दी टुकड़ों में बंट जाते हैं। अतः एक अच्छे संगठन जहाँ पर भी होगा वहाँ पे भ्रष्टाचार का अभाव रहेगा और संगठन मजबूत रहेगा। जहाँ अच्छा संगठन रहता है वहाँ पर श्रेष्ठ नियंत्रण भी रहता है, क्योंकि वो पूर्ण रूप से अनुशासित रहता है और वहाँ पे एकता का पाठ पढ़ाया जाता है, अनुशासन का पाठ पढ़ाया जाता है, इसलिए वहाँ पर श्रेष्ठ नियंत्रण रहता है। उसके बाद रचनात्मक विचारों को प्रोत्साहन मिलता है एक अच्छे संगठन में। किसी भी व्यापार का संगठन स्वतंत्र विचारों के आदान प्रदान के लिए वरदान साबित होता है। ऐसे विचारों से अनेक बार संगठन की कमियों और बुराइयों को ज्ञात कर प्रबंध द्वारा उनको दूर किया जाता है। तो इस प्रकार वहाँ पे रचनात्मक विचारों को प्रोत्साहन दिया जाता है और इससे उन्हें मानसिक शांति भी मिलती है। कर्मचारियों को भी लगन रहता है कि हाँ हमारी बात सुनी जाती है, तो वहाँ पे रचनात्मक विचारों को प्रोत्साहन दिया जाता है। उसके बाद जहाँ अच्छा संगठन होता है वहाँ पर साधनों का अधिकतम उपयोग किया जाता है। उत्पादन के जो विभिन्न साधन होते हैं, माल, मशीन, मुद्रा, ये सब का अधिकतम उपयोग एक अच्छे संगठन में ही संभव है। उसके बाद एक अच्छे संगठन में प्रशिक्षण व्यवस्था सुगम होती है। संगठन कैसा भी क्यों ना हो, वहाँ प्रशिक्षण का होना बहुत आवश्यक है। तो जहाँ एक अच्छा संगठन होता है वहाँ पर प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की जाती है, जिससे जो उत्पादन है वो सरल हो जाता है और मितव्ययी हो जाता है। उसके बाद व्यवसाय में संतुलन होता है अच्छे संगठन के कारण, क्योंकि सभी क्रियाएं व्यवस्थित रूप से चलती हैं
जैसे कि क्रय विक्रय भंडारण सब क्रिया व्यवस्थित रूप से चलती है, इसीलिए व्यवसाय में संतुलन हो जाता है। और सर्वांगीण उन्नति होती है, जहाँ कुशल संगठन होता है वहाँ उत्पादन बढ़ता है, उत्पादन बढ़ता है तो कर्मचारियों की आय में वृद्धि होती है, उत्पादन बढ़ने से देश का भी विकास होता है, जीडीपी में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से जहाँ एक अच्छा संगठन होता है वहाँ पर सर्वांगीण उन्नति होती है।